नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने कल जो अपराध की घटना मैंने बताई थी जयपुर की, जिसमें एक ज्वेलर्स, उनके बेटे, बहू और दो बच्चों के साथ आने वाले जो रात में जो उनके यहाँ बदमाश आए थे, उन्होंने उनको कितनी निर्ममता पूर्वक मारा, बांध दिया, इतना कस के बांधा कि उस बुजुर्ग के पैर की हड्डी टूट गई और उस व्यवसायी की बहू, 30-32 वर्षीय बहू के साथ गैंग रेप किया। उसके बाद चले गए। पुलिस ने अपनी तरफ से सीसीटीवी और तमाम जो प्रयास कर सकती थी वो प्रयास किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। मैंने बताया था कि आज जो मैं पार्ट 2 बताऊंगा उसमें विवेचना से, किस तरह की विवेचना से और कितनी मेहनत से पुलिस असली बदमाशों तक पहुंची, पूरे गैंग तक पहुंची, उनका पता किया और उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया। हुआ ये कि जब दूसरे तीसरे दिन घटनास्थल की बहुत बारीकी से जांच की जाने लगी तो वहां पर एक सिम कार्ड मिला। लोगों के आने जाने से वो खिसक गया था और जो बॉक्सेस रखे थे उसके नीचे चला गया था। पुलिस ने दूसरे दिन तीसरे दिन तरह तरह से जब एफएसएल वाले गए तो उन्हें एक सिम कार्ड घर वालों ने दिया कि सफाई के दरमियान ये सिम कार्ड फलां जगह से निकला था। पुलिस ने सिम कार्ड को, जो तरीका होता है, उसको किसी फ़ोन पर लगा के उसे चेक किया, उसकी आईएमआई रन कराई, बाकी नंबर, तो ये तय हो गया कि घर वालों का सिम कार्ड नहीं है, बाहर से आए उन्हीं बदमाशों में से किसी एक का सिम कार्ड ये होना चाहिए। मैंने बताया था कि वहाँ पर मोबाइल के डाटा इकट्ठा करने पर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। चालाक हो गए हैं आजकल ये क्रिमिनल ट्राइज भी। वो वारदात के लिए जाने से पहले अपने सिम मोबाइल से निकाल कर कहीं रख लेते हैं, कभी कोई पर्स में रख लेता है, कोई कागज़ में लपेट के रख लेता है। संभवतः उसे निकालने में, लूटे हुए सामान को रखने में वो सिम गिर गया हो। तो बहरहाल वो सिम मिलने से पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली कि शायद इससे हम कहीं तक पहुंच पाएं। और उस सिम से उसका नंबर मिला, नंबर से कॉल डिटेल निकली, कॉल डिटेल के बाद उसकी लोकेशन मिली, तब कुछ सुराग पुलिस को मिलना शुरू हुए। पुलिस ने डकैती की वारदात से पूर्व, डकैती में आने तक तो उन लोगों ने सिम को निकाल दिया था, लेकिन उसके पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले वो जहाँ से ऑपरेट हो रहा था वो लोकेशन पुलिस ने निकाल ली। इसमें जो लोकेशन आई थी और उस नंबर से जो बाकी नंबर बी पार्टी और सी पार्टी निकले थे, उसमें ये पता लगा कि जयपुर में आसिफ और राशिदा नाम, जो जिनके नाम पर सिम कार्ड थे, उनके नाम ये दो संदिग्ध नाम मिले और उसके आधार पर फिर उनके ठिकानों पर छापामारी की गई। ये घटना के 4-5 दिन बाद हो पाई। 19 तारीख की ये घटना थी, 19 सितंबर 2014 की, और वो 21-22 तक ये पुलिस को ये मिला और पुलिस ने छापेमारी शुरू की। लेकिन इन दोनों जगहों में आसिफ फरार हो चुका था और राशिदा ने 21 सितंबर 2014 को जयसिंहपुरा कच्ची बस्ती के किराए के मकान को छोड़ दिया था और वो अब बादशाह और जमाल बादशाह के पास उसके भांक रोटा के मकान में रहने लगी थी। पहले वो किराए के मकान पर रहती थी और फिर 21 तारीख को, 19 की वारदात और 21 तारीख को ही वहाँ से चली गई। इनके ठिकानों पर पुलिस ने जब छापा मारा तो पुलिस को ये बात पता लगी पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से, जहाँ से सामान लेते हैं वहाँ से, कि ये भाकरोटा में जो इसका मकान है संभवतः वहाँ चली गई होगी। पुलिस जब उसके नए ठिकाने पर पहुँची तो 22 सितंबर को ही वहाँ से मुकीम, आसिफ और राशिदा, ये 3 लोग थे, ये भी मकान में ताला बंद करके मथुरा भाग गए। जयपुर में जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे, तो जब इतने सारे लोगों के नंबर एक के बाद एक सिम मिला, सिम में जिससे बात हुई वो उसका नंबर मिला,
उसकी कॉल डिटेल निकली। उससे फिर 10 और लोगों की नंबर मिले, उनकी कॉल डिटेल निकली। तो ये पता लगा कि जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे ये उनके संपर्क में थे, यानी उन लोगों ने ही इनकी मदद की थी इस अपराध के करने में, फिर वहाँ से भागने में। पुलिस जांच में ये सामने आया कि बांग्लादेश निवासी राशिदा ने बांग्लादेश से आए डकैतों को जयसिंहपुरा कच्ची बस्ती में किराए के मकान में शरण दी थी। पूछताछ ही संभव थी, बाकी कोई हाथ लगा नहीं था। इसलिए पुलिस इसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नाम पता लग गए, किसने अपने यहाँ रुकवाया ये पता लग गया, किसके जरिए रुकवाया ये पता लग गया, और उन लोगों ने वहाँ आपस में बातचीत में जो नाम बताए थे वो पता लग गए। कबाड़ी का काम करने वाला जो बांग्लादेशी मोहम्मद आसिफ और सलीम, वो भी उनसे भी ये डकैत बराबर संपर्क में थे। बांग्लादेश का ही रहने वाला मोहम्मद अनीफ उर्फ हनीफ डकैतों के साथ जम्मू कश्मीर से जयपुर आया था। ये सारी लोकेशन मोबाइल को ट्रैक करते करते मिली। एक का मोबाइल ट्रैक किया, उससे 4 लोगों की बात हुई, उनके कहाँ लोकेशन थे। उनसे जो 5 लोगों की बात हुई, उनसे उनकी लोकेशन कहाँ थे। तो उससे ये पता लगा कि अनीफ और जो हरीफ है, अनीफ उर्फ हनीफ, ये डकैतों के साथ जम्मू से जयपुर आया था। अवैध बांग्लादेशियों की भरमार है देश में। थोड़ी सी जगह खाली मिल जाए, फिर उसमें सुबह सुबह उनकी लड़कियां रैग पिकिंग, यानी सुबह 4 बजे ही पीछे एक बोरी डालकर और तार के सहारे पन्नियाँ बिनने का काम करती हैं, पॉलीथीन उनको बेचती हैं। लेकिन ये उनका दिखावे का काम है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक वो रैकी कर लेती थी। और एक समय में उत्तर भारत में इन बांग्लादेशियों के कहर से लोग त्राही कर गए थे, जो अपराध ये किया करते थे। तो बहरहाल पुलिस ने उनको यहाँ तक ट्रैक किया कि वो जम्मू कश्मीर से जयपुर आए थे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का रहने वाला रहमतुल्लाह गाजी, ये डकैतों के साथ दिल्ली से जयपुर आया था। मैंने बताया था कि पिछले पार्ट में बताया था, पार्ट 1 में, कि जब सारी लोकेशंस को कनेक्ट किया जाने लगा तो ऐसा लगा कि इसके जो मुख्य किरदार हैं वो दिल्ली में बड़ी संख्या में बसे हुए अवैध बांग्लादेशियों के एक पॉकेट से उनके ज़्यादा कनेक्शन रहे हैं। लिहाजा एक पूरी टीम को स्थायी रूप से दिल्ली में ही स्टे करा दिया गया था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए और 16 अक्टूबर 2014 को आसिफ उर्फ दाऊद को मथुरा से गिरफ्तार किया गया। वहीं सलीम शेख को जयपुर से पकड़ा गया। जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जरिए लोकेशन पता लगते रहे, नए नंबर वो कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं ये पता लगते रहे, अपने सेट में वो पुराने कौन कौन से नंबर इस्तेमाल किए थे ये पता लगते रहे, और इनसे उनकी किनसे बात होती रही, ये बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट तैयार हो गई। धीरे धीरे उठाते पता लगा कि इसमें मेन ऑपरेटर कौन हैं। तो घटना के 1 महीने बाद आसिफ और दाऊद को मथुरा से और सलीम शेख को जयपुर से पकड़ा गया। पूछताछ के दरमियान आसिफ ने बताया कि उसने अपने साथियों सलीम शेख, रफ़ीक शेख, मिंटू, सुहाग, राजू उर्फ रोशन, मुकीम के साथ उसने ये वारदात की थी। कुल 9 लोगों का वारदात में शामिल होना बताया गया। राशिदा वारदात के बाद रफ़ीक के संपर्क में आई। वो लोग वहाँ से जब भागे तो राशिदा के संपर्क में आए और राशिदा ने उनको एक शेल्टर भी दिया और एक कवर भी दिया कि अगर पुलिस आएगी तो तुम लोगों को कहाँ से निकलना है ये रास्ता भी बताया। रफ़ीक की लास्ट लोकेशन वो नोएडा आई। उसके बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के मोबाइल नंबर के आधार पर इनकी लोकेशन की पुष्टि की। इनसे जब पूछताछ हुई इन दोनों से तो ये जहाँ जहाँ बताते रहे लोकेशन के हिसाब से उसकी पुष्टि होती रही। पूछताछ से ये भी पता लगा कि रफ़ीक शेख 13 सितंबर को अपने साथी मिंटू, बोशंदा और सुहाग के साथ जयपुर आया था और ये सभी जयसिंहपुरा भांकरोटा के मोहम्मद आसिफ और दाऊद और राशिदा के मकान पर 3 अलग अलग मकान थे, एक साथ बने हुए थे।
इन्हीं पर आके रुक गए थे। मिंटू, बोशांद और सुहाग जो जयपुर आए थे रफ़ीक शेख के साथ, वहाँ पर रुके। वहीं पर उन्हें राजू उर्फ रोशन 2 सितंबर को, वही 2 सितंबर को ही वो आ गया था बांग्लादेश से, वहाँ उससे संपर्क किया। इसी दरमियान मुकीम सलीम शेख ने भी इनसे संपर्क किया। ये सभी आगरा, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश भागे थे। इनकी मोबाइल की लोकेशन से इनका आना, रुकना, वारदात का करना और वापस जाना, ये सारे रूट पुलिस ने क्लियर कर लिए। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे पैदल ही अलग अलग रास्तों से भागे थे और राशिदा और आसिफ के मकान पर ये लोग पहुंचे थे। वही तय किया गया था कि हम लोग वहीं मिलेंगे। राशिदा और आसिफ के मकान में पहुंचकर वहीं पर इन लोगों ने जो वारदात इन्होंने, जो असलहे इन्होंने वारदात में इस्तेमाल किए थे, उनको ज़मीन में गाड़ दिया और राशिदा और आसिफ के मकान में ही इन्होंने अपने लूटे गए माल का बंटवारा किया और कुछ सामान राशिदा को भी दिया क्योंकि उसने इनको फैसिलिटेट किया था। इसके बाद रफ़ीक शेख, मिंटू, बोशंदा उर्फ सुहाग, राजू उर्फ रोशन के साथ मुकीम उर्फ मुकुल की पत्नी इति उर्फ सलमा रेलवे स्टेशन चले गए, वहीं से उनके मकान से ही। इन सब को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए मुकुल उर्फ मुकीम जयपुर रेलवे स्टेशन गया था। बदमाश जयपुर से आगरा होते हुए पश्चिम बंगाल पहुँचे और वहाँ से बांग्लादेश निकल गए। इन बदमाशों को जिनको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया लगभग 1.5 महीने में, वो सलीम उर्फ सलीम विश्वास, सलीम शेख उर्फ सलीम विश्वास 19 साल का था, पश्चिम बंगाल का रहने वाला। मोहम्मद आसिफ उर्फ दाऊद 22 साल का, खुलना बांग्लादेश का रहने वाला। रशीदा पत्नी नयन निवासी ग्राम खुलना बांग्लादेश। बादशाह उर्फ जमाल निवासी राजशाही बांग्लादेश। मोहम्मद हनीफ उर्फ हनीफ निवासी खुलना बांग्लादेश और रहमतुल्ला गाजी निवासी 24 परगना पश्चिम बंगाल। इनमें से रफ़ीक को फोटो खींचने का बहुत शौक था और लूटे गए मोबाइल को मैंने आपको बताया था, कुल 4 मोबाइल उस परिवार से लूटे गए थे, जिनमें से 3 रास्ते में मिल गए थे। एक का पता नहीं लग रहा था और वही पीड़िता का मोबाइल था। वो मोबाइल था जैसा मैंने बताया कि नोकिया लूमिया 520, बिल्कुल नया मोबाइल था। काम तो इन्होंने ये किया कि चारों के सिम निकलवा दिए इनके जो उसमें गैंग लीडर थे और उनको एक कागज़ में लपेट के ट्रेन जब किसी नदी से पार हो रही थी उसी से उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया, सिक्के में बांध के ताकि वज़न हो जाए, और उसे नदी में फेंक दिया था। और 3 मोबाइल जो पुराने और घिसे पिटे थे उनको भी रास्ते में फेंक दिया था। लेकिन नोकिया लूमिया का ये मोबाइल नया था बिल्कुल, और इसके बारे में उनको जानकारी थी कि ये इसका कैमरा बहुत अच्छा है, लिहाजा वो उसको साथ लेके गए। और उनको पता था कि फ़ोटो खींचने के लिए सिम की ज़रूरत नहीं है, तो वारदात के बाद वो इलाहाबाद, आगरा और बांग्लादेश में मोबाइल से जहाँ जहाँ रुके वहाँ की फ़ोटो लेते रहे। हर स्टेशन की फ़ोटो इन लोगों ने खींची उस मोबाइल से। बांग्लादेश पहुंचने पर, जब बांग्लादेश पहुंच गए तो रफ़ीक को लगा कि अब हम चाहे जैसे इस्तेमाल करें फ़ोन को, अब हमारा कौन पीछा यहाँ करेगा। लिहाजा उसने अपना सिम कार्ड जो बांग्लादेश का था, उस सिम कार्ड को उसने उसमें लगा दिया। और जैसे ही उसमें सिग्नल्स आए तो पीड़िता का वो मोबाइल गूगल स्टोरेज से कनेक्टेड था। जैसे ही उसने लगाए वैसे ही गूगल स्टोरेज पे वो सारी फ़ोटो जो मोबाइल से खींची गई थी वो गूगल स्टोरेज में चली गई, और उस स्टोरेज का नोटिफिकेशन मेल के ज़रिए पीड़िता तक पहुंच गया। सारे जो उन्होंने सैकड़ों फ़ोटो जो खींचे थे वो सारे मेल के साथ अटैच होके, वो ये फ़ीचर है, सिक्योरिटी का फ़ीचर है, मोबाइल फ़ोन्स में रहता है। लोगों को जानकारी नहीं रहती,
फ़ोन में बस उतना जितना काम का है उसकी जानकारी करते हैं, उसकी जानकारी के आगे वो सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गूगल स्टोरेज में कनेक्ट होने की वजह से वो सारी फ़ोटो उसको अपने मेल पर मिल गई। देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गई, ये सारी फ़ोटो, और उसमें कभी एक दूसरे का फ़ोटो ले रहा है, कोई दूसरे तीसरे, क्योंकि कोई डर नहीं था, सिम उसमें था नहीं, मोबाइल बढ़िया था, फ़ोटो का शौक़ था। तो सारी फ़ोटो वो 3 दिन जब चलते रहे, 4 दिन जब वो पहुँचे बांग्लादेश, तब तक की सारी फ़ोटो उन लोगों ने खींच ली थी। और ये सारी फ़ोटो मेल के साथ और अपनी मोबाइल के साथ लेकर उसने पुलिस को सूचना दी, और ये सबसे बड़ी मदद थी पुलिस को विवेचना में आगे बढ़ने के लिए। पुख्ता सबूत के बाद जयपुर पुलिस की एक टीम लिखा पढ़ी के बाद बांग्लादेश पहुंच गई, क्योंकि उसमें जो जो लोग बांग्लादेश गए थे, जिनके जिनके फ़ोटोग्राफ्स उन ट्रेन में, स्टेशंस में, खाना खाते समय, सामान खरीदते समय जो जो फ़ोटो वो खींचते, जो जो उसमें पहचान में आ रहे थे, उन सब का नाम पता करके पुलिस की एक टीम जयपुर और उसके बाद भारत सरकार से अनुमति के बाद बांग्लादेश पहुंच गई, जहां डकैतों की पहचान खुलना ज़िले के मुकीम, मिंटू उर्फ शाहजान और रफ़ीक के रूप में हुई। इन 3 की पहचान वहां पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से इन्हें पहचान लिया। बांग्लादेश पुलिस के सहयोग से जयपुर पुलिस टीम ने 3 डकैतों को घेर भी लिया। खुलना नदी के किनारे पर डकैतों का पुलिस से सामना हुआ, लेकिन रफ़ीक खुलना नदी में कूदकर भाग गया, बाकी दोनों को पकड़ लिया गया। बाद में बांग्लादेश की पुलिस ने रफ़ीक को भी पकड़ लिया। रफ़ीक के पास पीड़िता का मोबाइल फ़ोन नोकिया लूमिया 520 ये बरामद हो गया, और वो सारे फ़ोटोग्राफ भी उसमें बरामद हो गए, जो मेल के ज़रिए गूगल स्टोरेज से कनेक्ट होने की वजह से पीड़िता को मिले थे उसके अपने मोबाइल पर। क्योंकि सेट का फ़ीचर है ये, मोबाइल इसके सिम का फ़ीचर नहीं है, ये सेट का फ़ीचर है। तो सेट पे जो जो एक्टिविटी फ़ोटोग्राफ के संबंध में हुई वो उसको मेल पे ट्रांसफ़र हुई। मेल को आप जानते हैं कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से मेल कर सकते हैं। बहरहाल रफ़ीक से पुलिस ने वो नोकिया लूमिया का ये फ़ोन बरामद कर लिया, और उसके बाद उसे पुलिस ने भारतीय पुलिस को नहीं दिया, क्योंकि वो बांग्लादेश में भी 2 अपराधों में वांटेड था। उसे नहीं सौंपा। जयपुर पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद कई पत्राचार हुए, लेकिन डकैतों को जयपुर नहीं लाया जा सका। पूछताछ वहाँ बहुत गंभीरता से की गई। बांग्लादेश की पुलिस ने पूछताछ में पूरा सहयोग किया, और पूरी वारदात का खाका जयपुर पुलिस वहाँ से तैयार करके ले आई। पुलिस की जांच में सामने आया कि बदमाश आसिफ और सलीम, इन दोनों ने आरोपियों के साथ उस घर की 15 दिन रैकी की थी। रैकी तो वो पूरा कंप्लीट की, लेकिन 15 दिन बाद ही वो इस मकान को टारगेट कर पाए कि इसके बगल में खाली प्लॉट है, रेलवे लाइन के पास है, और खिड़कियों में जो ग्रिल लगी हुई है वो पेंचकस पे है, वो स्क्रू पे है, जिनको आसानी से स्क्रू ड्राइवर से खोला जा सकता है। वो टारगेट कर लिया, निश्चित कर लिया। फिर 19 तारीख को उसके यहाँ धावा बोल दिया। पुलिस ने इन 3 आरोपियों के अलावा मिंटू सुहाग को नामजद किया। वारदात में कुल 9 बदमाश शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों से घटना के दरमियान उपयोग किए गए मोबाइल फ़ोन को भी जब्त कर लिया। ये सब दिखाने के लिए दिन में मजदूरी करते थे। मजदूर के तौर पे आप जानते हैं हर शहर में एक लेबर चौराहा जैसा होता है जहाँ लेबर मिलते हैं। दिन में जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं, और फिर शाम को वो इकट्ठा होके ये जो रैकी और जो सूचना है टारगेट्स को एक दूसरे से डिस्कस करके आइडेंटिफाई करते हैं। जांच से ये भी सामने आया कि बांग्लादेश का रहने वाला मोहम्मद आसिफ उर्फ दाऊद, बादशाह उर्फ जमाल और पश्चिम बंगाल का रहने वाला सलीम शेख जयपुर में ही रह रहे थे, पहले से जयपुर में रह रहे थे। सभी दिखावे के लिए दिन में मजदूरी करते थे, और रात में छोटी मोटी वारदात जो भी टारगेट आइडेंटिफाई कर लेते थे, शाम को या रात में देर रात में
वहाँ पर अपनी छोटी वारदात कर लिया करते थे। सलीम आसिफ जयसिंहपुरा इलाके में रहते थे। वैसे कोई भी इलाका ऐसा नहीं है आज की तारीख में बड़े शहरों में उत्तर भारत के जहाँ ये बांग्लादेशी नाम बदल कर, नया आधार कार्ड बनाकर, नया पासपोर्ट बनाकर, नए बैंक के अकाउंट खुलवाकर न रह रहे हों। पूछने पर अपने आप को आसाम का बताते हैं, लेकिन आप एसेंट से और सब हिंदू नाम से वहाँ अपने आप को एक दूसरे को बुलाते हैं, ताकि जो कभी कभी अभियान चलता है अवैध बांग्लादेशियों को निकालने का, उस पर उसको वो आसानी से डॉज दे सकें, उसको आसानी से स्किप कर सकें। सलीम के जयसिंहपुरा स्थित प्लाट पर ये लोग रुके थे। बदमाशों ने 13 से 18 सितंबर तक 6 दिन तक रैकी की थी और ज्वेलर के मकान को लगभग हर दिन जाकर आइडेंटिफाई किया था कि कहाँ से भागना है, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है। ये सब चीज़ें उन्होंने 6 दिन में कर ली थी। घटना से पहले बदमाशों ने सलीम के गोदाम से धारदार हथियार, पाइप, हाथों में पहनने वाले दस्ताने भी लिए थे। जांच से सामने आया कि डकैत रफ़ीक शेख और मिंटू ने, इन्हीं दोनों ने उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया था। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मुकीम, मिंटू और रफ़ीक शेख वारदात के बाद बांग्लादेश भाग गए थे, जिन्हें पुलिस ने बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश की पुलिस के सहयोग से पकड़ भी लिया, इंटरोगेट किया, लेकिन बाद में वो उसे भारत लाने में सफल नहीं हो पाए। तमाम खतो किताबत के बाद भी बांग्लादेश की सरकार ने उन्हें रवाना नहीं किया। हालांकि इंटरपोल की नोटिसेस भी जारी की गई हैं, प्रयास अभी भी चल रहे हैं। हो सकता है हम कुछ दिनों में या आगे के दिनों में अपने इस प्रयास में सफल हो जाएं। पुलिस ने 26 दिसंबर 2014 को बदमाशों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 19 सितंबर की घटना पर के बाद 26 दिसंबर को कोर्ट ने 22 नवंबर 2019 को, यानी घटना के 5 साल बाद, पकड़े गए बदमाशों को सज़ा सुनाई। इन डकैतों को सज़ा मिली। मैं नाम बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के सलीम शेख उर्फ सलीम विश्वास को उम्र कैद और 30,000 रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई। बांग्लादेश के खुलना ज़िले के मोहम्मद आसिफ उर्फ दाऊद को 10 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना। बांग्लादेश के खुलना ज़िले की राशिदा पत्नी नयन को सज़ा पूरी होने पर बांग्लादेश भेज दिया गया। इसको 5 साल की ही सज़ा हुई थी। बांग्लादेश के राजशाही ज़िले के रहने वाले जमाल बादशाह को 7 साल की कैद और 30,000 रुपये जुर्माना की सज़ा मिली। बांग्लादेश के खुलना के मोहम्मद हनीफ उर्फ हनीफ को 3 साल की सज़ा पूरी होने के बाद उसे बांग्लादेश भेज दिया गया। लेकिन 11 साल बाद भी अभी तक कुछ बदमाश इसमें से फरार हैं। ये हैं मुकीम पुत्र उदरिस निवासी अमरतल्ला बांग्लादेश, मिंटू निवासी खुलना बांग्लादेश और रफ़ीक शेख निवासी खुलना बांग्लादेश। मिंटू और रफ़ीक ने ही उस महिला के साथ बर्बर और बीभत्स बलात्कार भी किया था। राजू उर्फ रोशन निवासी मछली घाट खुलना बांग्लादेश। ये वो लोग हैं जो घटना के 12 साल बाद भी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। एक और छूट गया है, बोशंदा और सुहाग निवासी खुलना बांग्लादेश। ये सभी बांग्लादेश के हैं। आज की घटना देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि क्रिमिनल ट्राइब्स किस तरह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैंने ये भी अनुरोध किया था कि हमारे सुधी श्रोता इसके पहले के कई एक घटनाओं में, मैं घटनाओं का जिक्र भी मैंने किया था कल अपने फर्स्ट पार्ट में, कि उनका पार्ट मुझे बैठना होगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। मिल जाएगा तो मैं ज़रूर उसके लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर किसी सुधी श्रोता को याद हो तो वो हमें भेज दें। मैं देखूंगा, अगर भेजा गया होगा तो मैं इसे ज़रूर पोस्ट कर दूंगा ताकि आप देख सकें ये कैसा व्यवहार करते हैं, अपराध के समय कैसा व्यवहार करते हैं, कब अपने अड्डों से चलते हैं, कब वापस जाते हैं, कैसे रैकी करते हैं और कितने विभत्स तरीके से अपराध करते हैं। अपराध के समय ये कौन कौन सी चीज़ें अपने टोटके के रूप में प्रयोग करते हैं।
लेकिन मैं सलाम करता हूं जयपुर पुलिस को कि जयपुर पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। पीछा करते करते, डाटा इकट्ठा करते करते एक एक को आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ तक कि बांग्लादेश गए, उन्हें पकड़कर उन्हें इंटरोगेट किया। ठीक है, दो देशों के संबंध जिस तरह के होते हैं उसी तरह से ये अपराधियों से डील किया जाता है। मुझे अब भी पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन ये 3-4 जो जिनके बारे में बांग्लादेश सरकार से लगातार बातचीत और कतो किताबत हो रही है, ये ज़रूर भारत लाए जाएंगे। तो मैं उनको सलाम करता हूं जयपुर की पुलिस को कि पीछा उन्होंने नहीं छोड़ा। सामान्य रूप से कल मैंने बताया था कि इस तरह की घटनाएं, इनकी विवेचना बहुत कठिन होती है क्योंकि ये सब बाहर के होते हैं। पुलिस की आदत है लोकल बदमाशों की तलाश करने की, प्रदेश के भीतर आसपास के प्रदेशों में, लेकिन ये बहुत ढेर सारी बाउंड्रीज क्रॉस करके आते हैं, अपराध करते हैं और फिर ये तो दूसरे देश में करके निकल गए। 2 बड़े फेमस स्पॉट्स हैं इस तरह के लंबी मार करने वाले बदमाशों के, एक बांग्लादेश और दूसरा नेपाल। यहाँ वो आसानी से आ और जा सकते हैं। तो इसलिए ये काम, विवेचना का ये काम, ट्रायल का ये काम जयपुर पुलिस ने बड़ी ही बखूबी निभाया, इसलिए उनका सम्मान भी करता हूँ, उनको सैल्यूट भी करता हूँ। देखिए, अपराधी कितना भी चालाक और बेखौफ हो जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। मैंने बताया था कैसे यूपी में 97 में मोबाइल फ़ोन आया और 97 के पहले अपराध की जो दशा थी वो मैंने आपको बताई थी। 97 में मोबाइल आने के बाद 2004 तक मोबाइल सैचुरेशन हो गया और 2004 के बाद जितने भी बड़े वर्कआउट हुए, जितने भी बड़े अपराधी मारे गए, जितने भी बड़े अपराधों का खुलासा हुआ, सब मोबाइल के सहारे हुआ, मोबाइल की CDR से हुआ, कनेक्टिविटी से हुआ और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के कारण हुआ। तो इसलिए अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ने इन सारी चालाकियों को बौना बना दिया है। मोबाइल फ़ोन के सारे सिक्योरिटी फीचर्स लोग न पढ़ते हैं न जानने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि आपका मोबाइल, जैसे आईफोन का है, मोबाइल आपका खो जाए और आपने पैटर्न लॉक या लॉक लगाया है, तो जब भी उसका लॉक तोड़ा जाएगा आपके मेल पर उसका मैसेज आ जाएगा कि किस लोकेशन पर ये इसके साथ छेड़छाड़ हुई है या इसके साथ इसके पासवर्ड या जो आपका लॉक है उसको तोड़ने की कोशिश हुई है। इसी तरह मोबाइल जो खो जाते हैं या चोरी कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, इनकी भी लोकेशन ट्रेस करने का एक फ़ीचर, इनबिल्ट फीचर मोबाइल फ़ोन्स में होता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन्स के सिक्योरिटी फीचर्स, हर कंपनी के मोबाइल फ़ोन के सिक्योरिटी फीचर्स आपको नेट पर मिल जाएंगे। तो आप उनका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी अपना इस तरह का खोया हुआ सामान, और पुलिस को भी बहुत मदद मिलेगी विवेचना में। देखिए, पीड़िता ने अपना मोबाइल नोकिया लूमिया, उस ज़माने में बहुत अच्छा मोबाइल था ये नोकिया लूमिया, वो उसने गूगल स्टोरेज से उसको कनेक्ट कर रखा था। बहुत से लोग करते हैं क्योंकि रोज़ गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ फ़ोटोग्राफ आते हैं, बहुत जल्दी आपका स्टोरेज फुल हो जाता है और फिर आप इस सोच में कि अब कल डिलीट करूँगा, परसों डिलीट करूँगा, मोबाइल हैंग होने लगता है। तो बहुत से लोग इसको गूगल स्टोरेज से कनेक्ट करके रखते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ्स हैं या जो फ़ोटोग्राफ्स आप क्लिक कर रहे हैं वो गूगल पे जाकर स्टोर हो जाएगी। आपका मोबाइल का स्टोरेज खाली रहेगा, न तो वो हैंग करेगा न वो भरेगा। तो पीड़िता ने ये कर रखा था और इस कनेक्शन की जानकारी शायद इन डकैतों को नहीं थी, और जब वो अपने स्वतंत्र वातावरण में बांग्लादेश पहुँचे और अपना सिम लगाया, सारे उस मोबाइल फ़ोन में खींचे हुए फ़ोटो गूगल स्टोरेज में चले गए और वहाँ से मोबाइल और मेल के माध्यम से पीड़िता तक पहुँच गए। क्योंकि घटना के समय सभी ने मोबाइल्स, जितने थे मोबाइल से वो लोग घटना के समय इसलिए ले लेते हैं कि जाने के बाद या घटना के दरमियान कोई चालाकी न करे, मोबाइल से कोई सूचना न दे दे। 4 मोबाइल उन्होंने छीने थे, 3 रास्ते में मिल गए थे,
एक का पता नहीं लग रहा था, क्योंकि सबके सिम एक साथ निकाल के इन लोगों ने कागज़ में और उसके बाद 2-3 सिक्कों में लपेट के पानी में, नदी की गाड़ियों से जाते समय पानी में फेंक दिया था, ताकि इससे कुछ पता न लग सके मोबाइल के सिम से। अभी भी अपराधी सिम को ही उसका प्राण मानते हैं। सेट को तो वे कहते हैं कि जो भी सिम हम लगाएंगे, सेट से इसका क्या लेना देना है। लेकिन जयपुर की इस घटना ने सेट के उस फीचर से, जिसमें गूगल स्टोरेज में फ़ोटोग्राफ जाके कलेक्ट होती थी, स्टोर होती थी, उसके ज़रिए पुलिस वहाँ तक पहुँच गई। तो उन्होंने फेंक दिया था, लेकिन वही है कि नए फ़ोन का लालच ऐसा रहा कि वो रफ़ीक उसको अपने साथ ले गया। रास्ते भर फ़ोन से उसने फ़ोटो खींचे। साथियों ने कहा भी कि ये क्यों ले आए, मोबाइल बड़ा ख़तरनाक होता है। उसने कहा नहीं, सिम तो मैंने निकाल के फेंक दिया है और बिना सिम के ही ये फ़ोटोग्राफ खींचे जा रहे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। जैसे होता है ना, बहुत चालाक आदमी बहुत चालाकी करता है और अपनी चालाकी में ही फंस जाता है। तो जब वो स्वतंत्र वातावरण में बिल्कुल निश्चिंत होकर पहुंचा, तो उसको लगा कि भारत की पुलिस यहाँ तक कैसे पीछा करके हम तक पहुँचेगी। लिहाजा फ़ौरन अपना सिम उसमें डाला और सिम डालते ही खेल हो गया और पीड़िता के पास सारे फ़ोटोग्राफ पहुँच गए। उसने सबको पहचान लिया और पुलिस को तत्काल सूचना दी। पुलिस ने तब पूरा प्लान बनाकर बांग्लादेश जाकर इनको घेरा, पकड़ा, बातचीत की, वारदात का पता किया और जो भी दूसरे देश में जाके कानूनी कार्रवाई हो सकती थी वो कानूनी कार्रवाई की। वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर नहीं होते तो इस अपराध का खुलना बहुत मुश्किल होता। इस तरह की कठिन विवेचनाओं में हमेशा विवेचक को भी और जो पीड़ित लोग हैं उनको भी टेक्नोलॉजी का अगर वो सहारा लेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।